नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग क्षेत्रों पर समान अधिकार रखते हैं, साहित्य भी और चित्रकला भी। जी हाँ, एक ऐसे ही साहित्यकार आज शब्द संवाद में हमारे साथ हैं जो मूल रूप से तो बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में वे जयपुर में रह रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं श्री हरिशंकर शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका शब्द संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शर्मा जी की एक विशेष बात है कि उन्होंने बरेली के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के समग्र साहित्य पर इतना विस्तृत कार्य किया है जो पूरे भारत में अभी तक नहीं हुआ है। आज हम बातचीत करेंगे शर्मा जी से पंडित राधेश्याम कथावाचक के विषय में, स्वयं शर्मा जी के विषय में और साहित्य के अन्य पहलुओं पर। आइए बातचीत शुरू करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो बताइए कि आपका साहित्य के प्रति रुझान कैसे हुआ? शिक्षा दीक्षा बरेली में हुई जी। और 69 में पहली कविता मेरी एक स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी। अच्छा। वो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन तिथि मेरे को ध्यान है, जुलाई में। जी जी। और फिर धीरे धीरे मैं कहानियों की तरफ, कहानियां भी लिखी स्टार्टिंग में, गद्य लेख लिखे, साक्षात्कार लिए, और ये प्रक्रिया छुटपुट रूप में चली, कोई स्थायी लेखन नहीं था। जी जी जी। और जब मैं बरेली में था तो अमर उजाला, जागरण, आज, इन समाचार पत्रों में मेरे फुटकर आलेख स्वतंत्र रूप में, अच्छे रूप में छपते थे। जी जी जी। और बनारस जाने के बाद भी ये प्रक्रिया चालू रही। जी। लेकिन वहाँ के माहौल ने मेरे मिजाज में साहित्यिक जो रुझान था वो ज़्यादा पैदा किया, बनारस के माहौल में। और जो भी कुछ परिवेश मेरे को लेखन के प्रति, क्योंकि उससे पहले मेरा कला परिवेश था, कला आजीविका नहीं दे पाई, इसलिए वो दूसरे दर्जे की शौक, या कह सकते हैं वो शौक बन करके रह गया। जी। क्योंकि पठन पाठन था साहित्य का ही, और साहित्य और उसी माध्यम से कुछ और पढ़ने का भी मौका मिला। जी। तो पढ़ने के मौके के कारण ही मेरा ये रुझान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। जी। लेकिन उस समय तक कोई स्वतंत्र कृति या किताब नहीं आई थी। पत्र पत्रिकाओं तक लेखन ही सीमित था। जी जी। आपने शर्मा जी आलेख लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, समीक्षात्मक लेख लिखे हैं, डायरी भी लिखी है। मैं आपका साहित्य को जब देख रहा था तो ये सारी चीजें आई हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी विधाएं हैं जो कथेतर विधाएं हैं जिनमें आपने लिखा है? हिंदी की कौन सी ऐसी विधा नहीं जिस पर नहीं लिखा? हाँ जी, ये तो बात सही है। लव कथा है पर काम किया है जी, कविता पर काम किया है, कहानी, उपन्यास, लव कथाओं पर काम मतलब कहानी और उपन्यासों की समीक्षाओं पर भी काम किया है, डायरी साहित्य पर भी काम किया है जी, गजल साहित्य पर भी, भले ही संपादन है कुछ चीजें, लेकिन पढ़ा और लिखा है जी। नाट्य विधा की समीक्षाएं भी मैंने लंबे स्तर पर की। नाटक की जिस विधा को लोग छूना पसंद नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई ऐसी, मेरी एक पुस्तक है यायावरी के रंग, वो पूरे घुमक्कड़ी पर केंद्रित है, घुमक्कड़ साहित्य पर ही केंद्रित है। और इस तरीके से जो पुस्तक की समीक्षाएं हैं वो एक अलग चीजें हैं जी। क्योंकि पुस्तक दो वर्ग हैं, पुस्तक की समीक्षाओं को लोग समीक्षा नहीं मानते, पुस्तक परिचय मानते हैं आज के टाइम में, जबकि पुस्तक समीक्षा का ही एक अंग है जी, जी। ये स्थिति। तो विभिन्न विधाओं पर ऐसी कोई विधा नहीं है जिस विधा पर मैंने काम नहीं किया जी जी। अच्छा शर्मा जी, आजकल के समय में हम ये देख रहे हैं कि कथेतर सृजन बहुत कम हो गया है। बहुत से लोगों को डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, ये पता भी नहीं है विधाएं। तो ऐसे इसका क्या कारण है? ऐसा है, मैं बताऊं, आज के टाइम में कहानी, ना तो कहानी बिक रही, ना कविता बिक रही है जी, छप रही है। उपन्यास लिखने वाले आत्मकथा में उलझ करके रह गए हैं जी। जो आत्मकथा लिखते थे वो आत्मकथात्मक उपन्यास लिखने लगे हैं जी। उन्हें ये नहीं मालूम है कि उपन्यास क्या है, आत्मकथात्मक उपन्यास क्या है। यानी उन्होंने लिखी तो आत्मकथा है और उसको उपन्यास में कन्वर्ट कर दिया, आत्मकथात्मक उपन्यास का उसका नाम दे दिया। कुछ लोग संस्मरणों को सिस्टम से जोड़ करके उपन्यास को में कन्वर्ट कर रहे हैं जी जी। आज लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं,
जी। निबंध लिखना लोगों ने बंद कर दिया है, ललित निबंध लिखना बंद कर दिया है। नाटक और एकांकी विधा पे कोई साहित्यकार चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है। जी। सबसे अधिक जो चर्चा सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो कविता और कहानी और लघुकथाओं को लेकर के है। अच्छा शर्मा जी, अब मैं प्रश्नों को उस तरफ मोड़ता हूँ जिस वजह से हमने अपना ये साक्षात्कार यहाँ पर शुरू किया है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा है, आलेख, निबंध, ललित निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, सभी कुछ लिखा। तो फिर ऐसा क्या जीवन में आपके घटना घटी या ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने पूरी तरह से अपने आप को केंद्रित कर दिया पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के साहित्य पर? इसके पीछे का क्या कारण रहा है, ये बताइए। देखिए सर, एक समय था केवल MBBS डॉक्टर सारे रोगों का इलाज करता था। जी। प्रश्न है कि डॉक्टरी में स्पेशलाइजेशन कहाँ से आया? जब वो पेशे में आज बिना MD के, बिना स्पेशलाइजेशन के MBBS की कोई वक़्त नहीं। जी 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 जी। ये पश्चिम की प्रवृत्ति साहित्य में भी आई कि हमें विशेषज्ञ होना है। जी। सर्वज्ञ होना है। जी। सर्वज्ञ के साथ साथ विशेषज्ञ भी होना है। विशेषज्ञ भी होना है। तो कथावाचक जी को चूंकि मेरे शहर के हैं और इन पर छुटपुट काम तो लोगों ने किए, एक दो लोगों की किताबें भी आईं, लेकिन वे पंडित जी के पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व को फोकस नहीं कर पाई। तो मैंने चुना कि अपने ही शहर का साहित्यकार जो उपेक्षित रहा, जी, वैसे उपेक्षित नहीं है, साहित्य में उपेक्षित रहा, उसके जीवन कर्म को, जो उन्होंने रचना कर्म है, वो जनता के सामने लाया। जी जी। शर्मा जी, राधेश्याम कथावाचक जी जो थे वो हिंदी प्रेमी थे। मैंने आपके भी आलेख पढ़े हैं हिंदी को, उनके लिए वो काफ़ी उसके प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रहते थे, लेकिन उनके खुद के जो साहित्य है उसमें अरबी, फारसी और उर्दू की शब्दावली का बहुत प्रयोग है। तो ऐसा क्या है? देखो जी, कथावाचक जी उर्दू के विशेषज्ञ भी हैं जी, संस्कृत के विशेषज्ञ भी हैं जी, और हिंदी के विशेषज्ञ भी हैं। आज की जो पीढ़ी बड़ी हुई है वो शायद राधेश्याम कथावाचक की रामायण पढ़ करके ही बड़ी हुई है, उसने हिंदी सीखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे साहित्य में केवल दो लोग ही ऐसे रहे जिन्होंने गांधी जी की हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया और उसमें साहित्य लिखा। उसमें नाम आता है प्रेमचंद और कथावाचक जी। और हिंदुस्तानी भाषा उर्दू भाषा की ज्यादा सन्निकट रही, या कह सकते हैं कि गंगा जमुनी कह लो या हिंदी उर्दू का मिश्रण कह लो। और यही कारण है कि उनके साहित्य में इस शब्दावली का प्रयोग होना स्वाभाविक है। और हिंदी किसी भी शब्द को के चयन का गुरेज नहीं करती। उर्दू वाले गुरेज कर सकते हैं, उर्दू वाला कहेगा कि भाई साहब हिंदी में ईमानदार शब्द ही नहीं है। तो मैं कहूंगा भैया अगर हिंदी में ईमानदार शब्द नहीं है तो हिंदी में बेईमान शब्द भी नहीं है। ये तो भाषा की लड़ाई वाली बात हो गई, तकरीर वाली बातें हो गई। लेकिन भाषा जो है वो एक समन्वयात्मक विचार लेकर के चलती है, और जिस भाषा में लोच और समन्वय नहीं होता वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती। उसका स्पष्ट उदाहरण आप उर्दू की पत्रिका देखो, एक समय कितनी छपती थी, आज उर्दू लिखने वाले पढ़ने वाले कितने बचे हैं। उसकी अपेक्षा आप हिंदी देखिए जी। हिंदी का एक समय था कि व्यापारीकरण नहीं हुआ, आज हिंदी के विज्ञापन भी है, हिंदी पर लोगो भी छापे जा रहे हैं, भी छाप रहे हैं, बन रहे हैं जी, है ना। तो ये व्यापारी भाषा भी बन रही है, और व्यापारी भाषा तो पहले भी थी। मॉरिशस वगैरह में हमारे जो हिंदी पार्ट गए जी जी, तो सब वो बात अलग रही। कंपनी आज भी अंग्रेजी छाप रही है, लेकिन अब हिंदुस्तान अब नई पैटर्न को देखें तो इंग्लिश के साथ साथ या अन्य विदेशी भाषा के साथ हिंदी का भी चेतावनी वगैरह जो है उसमें छाप जी। तो ये भाषा का एक जीवंत रूप होता है। जीवंत भाषा वही होती है जो समन्वय करके चलती है, और जो समन्वय करके नहीं चलेगी वो भाषा जिंदा नहीं रहेगी जी। बिल्कुल सही बात है। आपने एक पुस्तक अभी संपादित और प्रकाशित करवाई है, संपादित की है आपने, इसका प्रकाशन हुआ है, पंडित राधेश्याम कथावाचक की गजलें। तो आज जबकि समकालीन गजल का समय है, हर तरफ नए नए गजल संग्रह आ रहे हैं, ऐसे समय में इस पुस्तक का आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पंडित जी की गजलों के विषय में कुछ बताइए।
देखिए, पंडित जी की गजल पुस्तक लाने का उद्देश्य केवल ये था कि गजल साहित्य में पंडित जी का कहीं नाम नहीं है। जी जी। पहले बात तो ये देखिए। और पंडित जी ने 1910 में गजल लिख दी, जब गजल का इतिहास भी नहीं लिखा गया था। सही बात है। जब गजल का इतिहास ही नहीं लिखा गया था, उन्होंने तब गजल लिखी। और हिंदी गजल का इतिहास जो 1945 के आसपास जी माना जाता है, वही गजलकार माने जाते हैं। तो एक लावी विशेष की वजह से कथावाचक जी को एक किनारे कर दिया गया जी। जबकि ये कहना कि उनकी गजल गजल नहीं है, गजल के तमाम गुण, तमाम विशेषताएं उनकी गजलों में है। और उसका उदाहरण ये पुस्तक है। अगर कोई इसको खारिज करे जी तो उस चैलेंज को मैं स्वीकार करूंगा। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंडित जी की गजलें जो है ऐसा भी है कि उनके जो नाटक थे उसमें संवादों के रूप में या पात्रों के आपस में बातचीत या जो उनके होते थे संवाद होते थे, उसमें बीच में भी गजलों का प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे मेरे ख्याल से रामचंद्र जी के विवाह के समय पर जो एक वो सेहरा वाली जो गजल है, मुबारक मुबारक ये सेहरा बने को ये सेहरा मुबारक मुबारक की गजल, इस तरीके आपकी पुस्तक में ही संग्रहित की। देखिए जी, जो कोई भी साहित्य बिना समाज से अलग होकर के नहीं होता। जी जी। एक समय था कि बारातें 7-7 दिन तक रुकती थी, है ना, जनवासे होते थे, उसमें सेहरे गाए जाते थे जी। पूरी और रस्म, जैसे राम विवाह क्या है, उस समय पूरे विवाह की पूरी प्रक्रिया ही होती थी, बड़ार रोकी जाती थी, छोटी विदाई होती थी, आखिरी विदाई होती थी, है ना, और सबसे बड़ी विदाई तो सबसे बाद को होती थी, गौना जिसे कहते थे। जी जी बिल्कुल। तो कथावाचक जी क्योंकि संस्कारित परिवार से थे, सनातनी विचारों के थे, तो सेहरे की प्रक्रिया तो आना स्वाभाविक थी। क्योंकि उस जिस समय सेहरा लिखा गया, सेहरा मूलतः निकाह के समय गाए जाने वाली विधा है, लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है कि जिस समय वो लिखा गया उस समय भाषा की दृष्टि से उर्दू का ही वर्चस्व था। जी जी, ठीक है। और इसलिए उन चीजों का आना स्वाभाविक है। और मैं एक उदाहरण, मैंने एक जगह संस्मरण पढ़ा था कि 1915-16 की रामायण में, जो रामायण छपती थी अलग अलग प्रेसों से, उसमें पंडित जी ने गजलें लिखी हैं। अच्छा, गजलें लिखी हैं। रामायण में गजल के कारण बनारस में इनका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि एक सीता अगर गजल मुंह से कहेगी तो एक बेगम और सीता में क्या अंतर रह गया जी। बेगम और सीता में क्या अंतर रह गया। उस विरोध के परिणाम स्वरूप कथावाचक जी ने अपनी रामायण की भाषा का परिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। और आज भी अगर पुराने संस्करण मेरे पास हैं और रामायण का नया संस्करण देखो, उसमें कुछ शब्द बदल करके उस गजल का शीर्षक गाना कर दिया गया है, और मीटर वही है जी, तरन्नुम वही है, गायकी वही है, लेकिन गजल शब्द हटा, लेकिन कहीं कहीं पर गजल शब्द हटा करके कुछ शब्द अल्फाज भी बदल दिए। अच्छा अच्छा, जी जी जी, कुछ अल्फाज भी बदल दिए हैं, लेकिन वो अल्फाज पूर्ण रूप से संस्कृत निष्ठ नहीं है, उसमें मिश्रित भाषा है ना, मतलब तद्भव शब्दावली का प्रयोग कहीं ना कहीं उसमें मिश्रण कर लिया है, लेकिन उर्दू शब्द हैं फिर भी उसमें। तो लेकिन गजल की जगह पर उन्होंने गाना शब्द प्रयोग किया, गाना कर दिया। जी जी। अच्छा शर्मा जी, आपने जो है नाटकों का भी, राधेश्याम जी के नाटकों का भी अध्ययन काफी किया, लगभग पूरे साहित्य आपने अध्ययन किया है। और तो अब इतना साहित्य, इतना पुराना साहित्य का पूरा अध्ययन करके फिर आपने उसको अपने नए रूप में संपादित करके प्रकाशित भी करवाया है। आज के समय में आप पंडित जी के साहित्य को कहाँ देखते हैं? देखिए, आज़ादी से पहले का जितना भी साहित्य है जी, बल्कि मैं कहूँगा 1960-70 के दशक तक का, या कह लीजिएगा कि छायावाद और छायावाद के बाद तक का साहित्य, और नई कविता में विशेष रूप से मुक्ति गजानन, माधव मुक्तिबोध, निराला और हमारे नागार्जुन जी, इन कवियों, यहाँ तक अगर एक लाइन खींच ली जाए जी, तो इस युग का साहित्य कभी भी पुराना नहीं होगा। जो आज लिखा जा रहा है जी जी, यही कारण है कि आजादी से पूर्व का जितना भी साहित्य है वो आज भी एंटिक है जी, और एंटिक चीज कभी भी खारिज नहीं करी जा सकती। इसलिए पंडित जी ने भले ही आजादी से पूर्व लिखा हो या आजादी के बाद भी कुछ लिखा हो,
उसको हम खारिज कैसे कर सकते हैं? शर्मा जी, आपकी तो मेरे ख्याल से 22-23 किताबें पंडित आदिशंकर 21 किताबें कंप्लीट जी जी जी। इस विषय में आगामी क्या योजनाएं हैं, यदि आपको उचित लगे तो बताइए। आगामी योजना तो भैया अभी तो करीब 10 किताबों की तो योजना हो रही है। पंडित जी के ग्रामोफोन रिकॉर्ड आना है जी जी जी। और रामायण का आकारात्मक शब्दकोश पर काम चल रहा है जी। आकारात्मक शब्दकोश, रामायण को छापूंगा है जीटी, लेकिन उनका आकारात्मक शब्दकोश तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा। और ग्रामोफोन, उनकी चित्रावली की योजना है। जी जी जी। और एक एक नाटक का रिनोवेशन करना मेरा उद्देश्य है। मैं उनकी रचनावली नहीं लाऊंगा। जी जी जी। चाहूं तो रचनावली ला सकता हूं, लेकिन रचनावली का कोई औचित्य नहीं दिखता। जब मैं पूरे नाटक ही रिन्यूअल कर दूंगा तो रचनावली तो अपने आप ही तैयार हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक लंबी योजना है अभी आपके पास। मेरे पास लंबी योजना है। चलिए, उस योजना के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब थोड़ा सा मैं, चूंकि मुझे पता है कि आप चित्रकला से भी जुड़े हैं और चित्रकला पर भी आपकी पुस्तक आई है। हाँ। है ना? एक तो लोक कला का लोकतंत्र भी शायद आपकी पुस्तक थी। मेरी चित्रकला पर 2 किताबें आई हैं और तीसरी की योजना चल रही है। चलिए। एक मेरी कलाकृतियां जिसमें रेखांकन है। जी जी जी। कला के लोकतंत्र में चित्रकारों के साक्षात्कार हैं, कला पत्रिकाओं की समीक्षा है जी, और कला प्रदर्शनियों पर जी टिप्पणियां हैं, और कला पर स्वतंत्र मेरे निजी आलेख है। अच्छा अच्छा। अभी भी चित्रकारी करते हैं आप? नहीं, रेखांकन करता हूँ कभी। मूलतः इसी तरफ आ गए। अच्छा, आपने जो पहले चित्र बनाए और अभी भी जो आप रेखांकन करते हैं, क्या मुख्य विषय उसका रहता है? मुख्य विषय कुछ नहीं होता, तो जो संवेग समय के हिसाब से उठते हैं ना, उन संवेगों को कहीं प्रतीक रूप में और कहीं स्पष्ट रेखांकन के रूप में जी, उसको ले लेते जी। शर्मा जी, चित्रकला में जो है रंगों का संयोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ। और रंगों के संयोजन के आधार पर ही आप चित्र के मूड्स को शो करते हैं या दिखाते हैं। उसके अलावा और किन किन चीजों का ध्यान एक चित्रकला में रखना चाहिए? देखो, चित्रकला में छाया प्रकाश है, कंपोजिशन है, इमेजिनेशन है ना? हम उसमें किस प्रकार के बिंब और प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रंग संयोजन क्या है, ठीक है। अगर हम वास्तविक चित्रण कर रहे हैं तो वास्तविक चित्रण के अंदर छाया प्रकाश को महत्व देना पड़ेगा। और अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, फिर भी रंग के संतुलन के लिए रंगों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक राक्षस को हम देवता के रूप में गोरा नहीं दिखा सकते। सही बात है। एक गोरा नहीं दिखा सकते। भैंसे का चित्र है तो उसको हम सफेद रंग का नहीं दिखा सकते। ये कुछ कुछ परंपरागत चीजें हैं, विशेष रूप से जो पौराणिक चित्रण है, और कहीं कुछ जो भदेश चित्रण है उसके लिए हमें गहरे रंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो उत्कृष्ट है ना जी, जो विकासोन्मुखी है, उसके अंदर हल्के रंगों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो रंगों की कोमलता, रंगों की हार्डनेस चित्रों की परिभाषा को बयां करती है। अच्छा शर्मा जी, आप चित्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। ये अनूठा संयोजन या सामंजस्य आपके अंदर है। तो इन दोनों के सृजन में, चित्र बनाते समय साहित्य और साहित्य सृजन करते समय चित्र, ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक आपके लिए होते हैं? आप ऐसा है, अगर आप मेरी लेखन को पढ़ेंगे तो उसमें कला कहीं ना कहीं आ जाएगी। हाँ, कला ना कहीं आ जाएगी। जिस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखते समय जब ललित निबंध आता है तो वहां कहीं ना कहीं प्रकृति और कोमलता आ ही जाती है। तो वही तालमेल होना स्वाभाविक है ना? शर्मा जी, ये राजा रवि वर्मा के बाद 20वीं शताब्दी में एक मॉडर्न आर्ट आई थी, पाश्चात्य आर्ट, जिसमें एब्सर्ड पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स वगैरह बनने लगी थी। यथार्थवादी चित्रण कम हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है? जिस तरीके से ना नई कविता आई बिंब और प्रतीकों को लेकर के, जैसे निराला बोलता है मैं नहीं शब्द बोलेंगे। हाँ। तो वही परंपरागत वही चीज चित्रों में भी आई वही, क्योंकि पश्चिम का जो विशेष रूप से जर्मनी और फ्रांस की यथार्थवादी शैली थी ना, उससे लोग ऊब चुके थे मसल्स देख करके। मसल्स देख। अब आप आज देखें, आज का जो मॉडर्न युग है वो आजकल जिम का युग है। हम फिर मसल्स की ओर दौड़ रहे हैं। जी बिल्कुल।
है ना, हम फिर मसल्स की ओर आ रहे हैं। जी जी जी। अगर ऐसा ना होता तो ये यथार्थवादी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसे कह दो कि साहब वहां का अंधानुकरण कर रहे हैं। तो हम मसल्स की तरफ ही तो दौड़ रहे हैं। वो चौड़ी चाती भले, है ना, और जो देसी जो छरारा बनाती थी जी, जो देसी कसरत थी, योग प्राणायाम, है ना, वो सब गायब हो चुकी। जी। आजकल कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के माध्यम से भी चित्र खूब तैयार किए जा रहे हैं। अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी परंपरागत चित्रकला है, क्या वो समाप्ति के समय पर है या कंप्यूटर से उसको लाभ मिलेगा? सर, हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं जी, है ना जी, जिस तरीके से हम जानवर को भाषा नहीं दे सकते, जानवर की भाषा होती है जी, लेकिन जानवर को हम मनुष्य की भाषा नहीं दे सकते जी जी, एक फीलिंग नहीं दे सकते जी, तो मशीन में आप फीलिंग क्या पाएंगे? हाँ हाँ। अभी एक अमेरिका के किसी होटल में था एआई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्व कर रहा था। किसी ग्राहक ने कुछ कह दिया, उसने कुछ और समझा, उठा के उसने उसको झापड़ मार दिया। तो क्या होटल का बहरा आपके या कस्टमर के झापड़ मारेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। अगर वो एक्चुअल में रियल होता जी तो वो कस्टमर की तकलीफ समझता जी जी, और उसी तरीके की सर्विस देता। हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य के मशीन जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए बनी थी। आज हम उसके हैबिचुअल होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये है ना भाई, हम मशीनों के युग को या विज्ञान को झुठला नहीं रहे हैं कि विज्ञान के माध्यम से हम सूरज और चंद्रमा तक पहुंचे हैं जी जी, जो कभी कल्पना की चीजें थी जी, बिल्कुल ठीक है, उसको स्वीकार करेंगे। और हाँ, ये कह सकते हैं कि विज्ञान अभी भी अधूरेपन की ओर है। जो निरंतर विकास करेगा उसमें अधूरापन रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें लगातार होता ही रहेगा। चलते चलते दो प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा, जो मैं साहित्य की तरफ भी लेके आ रहा हूँ एक सामान्य रूप से भी, कि किसी भी विधा के प्रचार प्रसार में आलोचना का कितना योगदान होता है? इसे आज देखिए, दो तरीके की चीजें हैं सर, जिसे हम आलोचना कहते हैं ना जी। जैसे मैंने किसी को गाली दी, उसकी 3 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जी। आलोचना को इस रूप में लीजिएगा जी जी, या तो वो आप चुप हो जाएगा व्यक्ति जी, या वो सीधे आपके झापड़ बसीत कर देगा जी, या फिर वो जो भाषा आपने बोली है उसी भाषा का इस्तेमाल करेगा जी। ये तो हुई आलोचना। और यही कारण है कि आज के लेखक परिचयात्मक चीजें ज्यादा लिख रहे हैं आलोचना के नाम पर, कि ताकि तुम खुश हो जाओ। और जिसके फेवर में लिख दी वो तो हमारा मित्र हो गया जी, और जिसके डिसफेवर में लिख दी जी तो आलोचना में या ऊपर से नीचे तक उसकी बखिया उधेड़ दी, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, तो वो पक्का शत्रु हो गया जी जी जी। इसीलिए साहित्य में एक और आलोचना के अंदर क्षेत्र में फलक आया, उसे हमने समालोचना कहा, कि हम किसी भी कृति में केवल बुराइयां ही ना देखें, उसमें कुछ अच्छाई भी देखें। रावण के अंदर अच्छाई भी थी, तो किसी भी कृति के 2 पक्ष होते हैं, अच्छे और बुरे, तो हम अच्छे की भी चर्चा करें और उसका जो कमजोर पक्ष है उसकी भी चर्चा करें। लेकिन आज जो कमजोर पक्ष है उस पर हम प्राय मौन हो जा रहे हैं जी, समालोचना की तरीके से, ताकि अरे हमारे लवलेश जी बुरा ना मान जाए या किसी के विषय पर कृति पर लिखा वो बुरा ना मान जाए। तो इसीलिए जो निर्भीकता से कलम चलाने वाले लोग हैं जी, जी, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, वो अपना कर्म करते हैं जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी कृति को जब आपने समाज के सामने समर्पित कर दिया तो वो लेखक की कृति रही नहीं, वो समाज की वस्तु हो गई। आपने अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्राय लोग बुरा मानते हैं, इसीलिए हम पुस्तक समीक्षाएं भी का ट्रेंड पुस्तक परिचय में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए बिल्कुल जी, बिल्कुल
हाँ, मेरी उस पत्रिका में चर्चा हुई पुस्तक की, बस चर्चा हुई, लेकिन पुस्तक में क्या है, अगर इसकी चर्चा हो गई तो दिक्कत हो जाती है, तो समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा शर्मा जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि एक साहित्य में जो है एक विशेष प्रकार की विचारधारा को मान्यता मिलती है। अगर आप उस विचारधारा को मानते हैं तो आप साहित्यकार माने जाते हैं, अन्यथा आपको साहित्य के दायरे में नहीं रखा जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखो सर, अगर किसी भी साहित्य में विचार नहीं है जी, तो वो साहित्य नहीं। पहली बात तो ये है, उसे हम नूतन कहानियां, रोमांटिक कहानियां मान सकते हैं जी, वो साहित्य ही नहीं है जी। अब यहाँ पर दो तरीके के आते हैं, एक कम्युनिस्ट विचारधारा जी, एक राष्ट्रवादी विचारधारा। अरे कम से कम उसके पास विचार तो है। ये तो है। क्यों हम गाली दे कम्युनिस्ट को जी, क्यों हम गाली दे राष्ट्रवादियों को जी? अरे विचार है इसीलिए लिख रहा है जी, विचार ही तो व्यक्त होते हैं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल साहित्य में। तो इसमें इतना मतभेद या इतना बड़ा हुआ बनने की क्या मतलब, बस उस मतभेद, उस विचार में लॉबी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मतलब एक समन्वयवादी उसमें लॉबी क्रिएट नहीं। साथियों, ये थे हरिशंकर शर्मा जी। आज हम उन्हीं के घर पे, सौभाग्य से बरेली में उनका घर है और आज हम वहीं पर आए हुए हैं। बिजली की भी समस्या रही और हमने इसको जैसे तैसे शूट किया है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे सौभाग्य की बात है कि शर्मा जी ने हमको इतने धैर्य के साथ सारे उत्तर दिए, हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में अपने विचार हमें अवश्य बताइएगा, अपनी टिप्पणियां हमें दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी बहुत आपको बाहर की आवाज़ें भी सुनाई दी होगी, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था ना होने के कारण से मूल रूप से शर्मा जी जयपुर में रहते हैं और यहाँ पर उनकी वैकल्पिक, हालांकि अपना घर है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें प्रकाश को लेकर के या आवाज़ को लेकर के आएंगी। लेकिन आप से निवेदन है कि कृपया आप हमारी बातचीत पर ध्यान दीजिए, उन सब पर ध्यान मत दीजिए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।